नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें बिकॉज़ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आप देखते हैं हम आपके प्रश्न 1 क्या कह रहा है आपका? बच्चे कोरी स्लेट की भांति हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेटों पर भाषिक आदतों की छाप है। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न है आपका कि यह कथन किसने कहा था आपका कि बच्चे जो होते हैं कोरी स्लेट की भांति होते हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेट पर भाषिक आदतों की छाप है। तो यह कहा था आपके स्किनर ने, ठीक है, जो आपके व्यवहारवादी थे स्किनर। और उन्होंने कहा था कि बच्चे क्या है कोरी स्लेट की भांति हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेटों पर भाषिक आदतों की छाप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल नया प्रश्न आपका ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? मानक अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। टॉपिक वाला वाक्य, अनुच्छेद को विस्तार देने वाला तत्व, सुंदर हस्तलेखन या फिर संबंधता। इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पे भी आएगा कि आप लेखन जो है उसमें क्या है सुंदर लेख के लिए आप लिख रहे हो, यानी राइटिंग के लिए आप लिख रहे हो कि मेरी सुंदर लेख हो, तो ये आपका गलत माना जाता है आपका, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या है गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करती है, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक उपागम या फिर संप्रेषण उपागम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री में कठिन शब्दों को समझ पहले क्या है मातृभाषा का प्रयोग करती है। तो मातृभाषा का प्रयोग करती है तो कौन सी ऐसी जो आपकी प्रोसेस होती है या विधि होती है जिसमें हम क्या है मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो होती है आपकी कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें हम सबसे पहले बच्चे को क्या उसकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं और फिर क्या है उसे अन्य जो भाषा होती है वह पढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो व्याकरण अनुवाद विधि या फिर इसे हम बोलते हैं आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन इंग्लिश पेडागॉजी में आपका पूछा जाता है कि जहाँ पे हम डायरेक्ट क्या है मदर टंग को यूज़ करते हैं बच्चे की, तो वो कहता है आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि। और आपका डायरेक्ट विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि जो होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हम बच्चे को सीधे डायरेक्ट किसी भी लैंग्वेज जो लैंग्वेज उसको पढ़ाना चाहते हैं उसमें सपोज हम उस बच्चे को क्या है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल और केवल उसको अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। ये होता है आपका प्रत्यक्ष विधि। ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? अक्षर शब्द वाक्य, ध्वनि स्वरमान तान, अक्षर तुकबंदी स्वनिम या फिर गहराई गति या फिर लय। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनात्मक जागरूकता यानी ध्वनि से रिलेटेड आपकी जो जागरूकता होती है उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अक्षर, फिर तुकबंदी, फिर स्वनिम। आपका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई गई पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्यपत्रक देती है जिसमें हर 5 शब्द को हटा दिए जाते हैं। वह विद्यार्थियों को उस हटाए गए शब्द को सोचकर वहां लिखने के लिए कहती है। इस प्रकार का परीक्षण क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ऐसा परीक्षण कहा जाता है आपका क्लोज टेस्ट। बिल्कुल आपको पहला ये जो पहला आपको वही सही उत्तर हो जाएगा, क्लोज टेस्ट इसे हम बोलते हैं। सपोज हमने एक पैराग्राफ दे दिया आपको और यहाँ पे आपका कुछ छोड़ दिया कि वह लड़का अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, और उसके बाद फिर हमने एक डैश कर दिया वह लड़का, ये पूरा एक पैराग्राफ है, सबकी आज्ञा मानता है, ठीक है। आगे इस प्रकार से एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वह आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वह लड़का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपका जो यहाँ पे आपका डैश डैश रहते हैं पैराग्राफ में, जो आपके हम शब्दों को हटाए जाते हैं और फिर उन शब्दों को हम भरते हैं, उस परीक्षण को आपका कहा जाता है क्लोज टेस्ट, इससे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी पढ़ने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देना और डिकोड करना है। पठन रचनात्मक है, बिल्कुल सही, पठन तो रचनात्मक होगा। पठन किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। हम पठन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं और फिर क्या है, समझने की कोशिश, एक प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। पठन जो है समझने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहता है, यानी जो आपका लेखक है वह क्या कहना चाहता है आपका पढ़ने से, हम ये भी देखते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या नहीं करते हैं हम, यानी ध्वनि पर ध्यान देना और आपका डिकोड करना। हम डिकोड करना तो आपको वैसे भी गलत ही माना जाता है आपका, तो यानी आपका ऑप्शन पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भाषा अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्रों के बारे में आए विशेषण शब्दों की पहचान कराने के बारे में कहती है। यह पठन गतिविधि क्या कहलाएगी, ठीक है, कि जो आपके पाठ के में जो विशेषण शब्द आ रखे हैं उनको क्या है, पहचान करने के बारे में बोल रही है। तो इस पठन विधि को हम क्या बोलते हैं, गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पढ़ना या फिर संयोगात्मक पठन। संयोगात्मक पठन क्या होता है आपका, जब आप सहयोगी के साथ आप पढ़ते हुए नहीं, सरसरी तौर से पढ़ना यानी ऊपर ऊपर से पढ़ना, ये भी नहीं, विस्तृत पठन भी नहीं होगा, ये होगा गहन पठन। जब आपने गहरे से, गहन पठन क्या होता है, जब आपने गहरे से उस चीज़ को पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से शब्द आए हैं और कौन कौन से शब्द आपके विशेषण हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में सही है, ठीक है। आपको बताना है कि बच्चों के जो उच्चारण कौशल है संवर्धन में सही है। विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वे बिल्कुल वैसा ही बोले जैसा कि देशज लोग बोलते हैं, कि मतलब यहाँ पे है बिल्कुल वैसा ही बोले, यानी नकल करें, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक बार शब्दों को दोहराएं। दोहराना आपका गलत माना जाता है, रिपीटिशन करना आपका गलत माना जाता है। विद्यार्थी को अच्छा उच्चारण सीखने के लिए मदद करनी चाहिए, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। चौथा कह रहा है आपका कि अध्यापक को ऐसी उच्चारण ड्रिल करवानी चाहिए जिससे कि वे देशज लोगों की भांति उच्चारण करना सीख लें। ड्रिल करना आपका गलत हो जाता है, ड्रिल यानी प्रैक्टिस करवाना आपका गलत होता है, ठीक है। दोहराना में गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे तीसरा, बिल्कुल तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण सीखने के लिए मदद करनी चाहिए हमें, एक शिक्षक को। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को इस विषय पर लिखने के लिए कहा गया, आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। इसके बाद अपने अपने लेखन पर अपने सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा, ठीक है, कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को क्या कहा गया कि आपने जन्मदिन कैसे मनाया गया है। इससे क्या है, उन्होंने क्या है, अब एक लेखन लिखना है अपने सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा। योगात्मक आकलन, समूह आकलन, सहपाठी आकलन या फिर स्व आकलन। तो यहाँ पे कहा जाएगा सहपाठी आ गया ना, यहाँ पे सहपाठी की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया, तो ये हो जाएगा सहपाठी आकलन, ठीक है। यहीं पर आपका ऑप्शन छुपा है, आंसर छुपा है आपका। बोली और लहजे के बारे में क्या सही है, आपसे पूछा गया। बोली और लहजे के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। तो दूसरा कह रहा है कि लहजा बोलचाल वाले उन शब्दों व वाक्यांश से संबंधित है जिनसे वक्ता की पहचान का पता चलता है, और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जाती है। तीसरा कह रहा है कि बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि बोली बोलचाल वाले उन शब्दों और वाक्यांश से संबंधित है जो अक्सर पहचान परिलक्षित करते हैं, और उच्चारण उस तकनीक शब्दावली से संबंधित है जो लोगों को किसी संदर्भ विशेष में अनुभव, घटनाएं व अवधारणाओं को बताते हुए मदद करते हैं। यहाँ पे आपका बोली और लहजा क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, आपका तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बोली जो होती है प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है, जो आप अपने जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में जो भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोली कहेंगे। और लहजा क्या होता है, भाषा बोले जाने उस जिस तरीके से भाषा को बोल रहे हैं वह कहलाया जाता है आपका लहजा,
ठीक है। वास्तविक भाषा जो आपकी बोली जा रही है वो आपकी बोली हो जाएगी, और लहजा क्या हो जाएगा, उसको बोलने का तरीका आपका लहजा कहलाया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता किस प्रकार से बना सकते हैं? ठीक है, याद की गई कहानियों को सुनने के लिए कहना, याद करना गलत हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाकर, कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर देकर, अवसर देना आपका सही माना जाता है। और अभिव्यक्त यानी बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर रहा है अपनी कक्षा में। ठीक है। और ये क्या है, सातांत परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले अनुच्छेदों को सीखने और बोलने के द्वारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा में से आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाकर, और तीसरा कह कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। जहाँ पे भी अवसर देना आ जाएगा ये आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? ठीक है, मानक पठन मतलब एक परीक्षा के लिए आप कैसे तैयार करेंगे? तो बच्चों को यह कहना है कि टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, यानी उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, चूँकि अधिकांश कक्षा अच्छा कर ही लेगी, इसलिए कम पठन क्षमता वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना, या फिर पहले ही करवाए गए टेस्ट के सभी प्रश्नों को ज्यों का त्यों याद करवाना। चौथा तो आपको दिख रहा है, चौथा आपका क्या हो जाएगा कि ज्यों का त्यों याद कराना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोत्तम यानी कंपटीशन बढ़ा रहे हैं आप, पहला भी आपका कट गया है। चूँकि अधिकांश कक्षा अच्छा कर रहेगी इसलिए कम पठन क्षमता, कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको आप नहीं टेस्ट नहीं दोगे, और जो कम पठन क्षमता वाले हैं उनको टेस्ट दोगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका इसमें जो थोड़ा सही लग रहा है वो लग रहा है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना। ठीक है, वैसे अभ्यास करवाना सही नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक आपका यही ऑप्शन बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को योगात्मक आकलन हेतु अपने लिखित कार्यों का पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा गया, जैसे कि अपने लेखन कार्य को कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेगा, कि अपने लेखन कार्य के कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेना, यह किस प्रकार का आकलन है? ठीक है, किसी भी काम का नहीं है, विद्यार्थी अनुकूल है, अध्यापक केंद्रित है, यह आकलन का प्रकार है ही नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थियों को आपका योगात्मक आकलन, ठीक है, जो आपका लास्ट में लेता है आप उसके लिए कहा गया। ठीक है, जैसे कि अपने लेखन कार्य को कि कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेना, तो यह क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के अनुकूल है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चौदह है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा अधिगम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भी भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में सीखना अधिक आसान होता है। बिल्कुल पहला आपका सही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में भाषा सीखता है, लेकिन जो आपकी जो शुरुआती वर्ष होते हैं, जो आपकी बाल्यावस्था होती है, उसमें ही अगर आप भाषा सीख लेंगे तो वह अधिक आसान होती है। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे हैं कि भाषा अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है। बिल्कुल, आपको कहीं अवसर मिलेगा भाषा सीखना, आप सीखेंगे। सपोज आपको बाहर आपको नौकरी मिल रही है तो आपको वह भाषा सीखनी पड़ेगी, यानी अवसर मिल रहे हैं, तो भाषा अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। कक्षा में लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए कहती है। यह युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? कि लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम, जो थीम है उस पर क्या है, चिंतन करवा रही है। तो यह क्या लेखन का कौन सा चरण है? लेखन पूर्व है, समीक्षा करना है, प्रारूपण है, या फिर प्रकाशन करना है? तो क्या है, लिखने से पूर्व
वह क्या है, बच्चों को क्या है, मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन पूर्व गतिविधि है, यानी लिखने से पूर्व वाली गतिविधि है। तो ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके गणित के। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।